Hello guys, we are going to start another standard on auditing, essay 210. इससे पहले गाइस हमने कौन कौन से ऐसे कर लिए मैं एक बार लिख लेता हूँ. 220 हमने कर लिया है और 200 भी हम कर चुके हैं. ये हमारा थर्ड वीडियो है जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के नाम से. दिस इज़ आवर थर्ड स्टैंडर्ड्स which we are going to complete today. So stay tuned guys. So continue करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़, और ये गाइस ये जो स्टैंडर्ड्स होता है ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में बताता है. नाम के ऊपर अभी आपको नहीं जाना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आई एम प्रिपेयरिंग ए चार्ट फॉर यू. सो अभी एक रफली आइडिया हमने ले लिया कि हाँ ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर बात करता है. तो आगे इसको देखेंगे डिटेल में. नाम याद करने के लिए मैं आपको अट्रैक्टिव वे में आपको याद सारे, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस. आपको एक एक ऐसे का पर्टिकुलर ऐसे का नाम लर्न करवाना, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस. ट्रस्ट मी गाइस, यू विल लर्न ईच एंड एवरी स्टैंडर्ड्स नेम. इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो एक बार इसको थोड़ा दिमाग में बिठाने का एक दो काम ट्राई करते हैं. जैसे ये लिखा हुआ है गाइस, इसको ध्यान से देखिए. 210. अगर 1 को गाइस हम आई सपोज करें, सपोज ये आई लिखा है तो आई ये यहाँ से मैच हो जाता है. तो आई मीन्स इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. तो अगर ऐसे ही इसको एक पिक्चर बनाएंगे दिमाग में, 210, 21210. 1 मीन्स गाइस 1 को हम आई अगर मानते हैं तो ये आई हमारा इससे मैच करता है. तो गाइस ऐसे हम इसको याद भी कर सकते हैं. तो अब इसको स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, प्री कंडीशंस for accepting audit of general purpose फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये स्टैंडर्ड्स गाइस पर्टिकुलरली आईपीसीसी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फाइनल के लिए तो मैं कहूँगा ये बेसिक स्टैंडर्ड है, बट आईपीसीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स है. तो आईपीसीसियंस फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे गाइस इस पर्टिकुलर ऐसे को. तो देखते हैं. प्री कंडीशंस मीन्स कि ऑडिट स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है कि हम ऑडिट एक्सेप्ट करें या ना करें. तो देखते हैं गाइस. फर्स्ट पॉइंट इज डिटरमाइन वेदर द FRF is acceptable. Second point is obtain an agreement with the management with respect to its responsibilities regarding preparation and presentation of financial statement. जो ये गाइस हम ये जो आंसर कवर कर रहे हैं स्टैंडर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो यही है. तो प्लीज़ फोकस करेंगे इसके ऊपर. फर्स्ट पॉइंट इज़ प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सेकंड पॉइंट इज़ एक्सरसाइजिंग necessary internal controls, exercising the necessary internal controls to enable the preparation of financial statements free from material misstatement. तो गाइस ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया. आप देखते हैं. थर्ड पॉइंट इज
to provide the auditor with access to all information required for audit work. Second point is additional information third point is unrestricted access to any person within an entity for inquiry purposes. तो गाइस ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कवर करा. सो अब मूव ऑन करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन. गाइस मैं एक चीज़ आपको और क्लियर करना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि हम काफ़ी डिटेल में स्टैंडर्ड्स को कवर कर रहे हैं, क्योंकि गाइस उसका रीज़न भी आपको बता देता हूँ. क्योंकि आईपीसीसी में स्टूडेंट्स मेनली जो स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं वो पर्टिकुलर मैम की बुक है. आप सब लोगों को पता होगा वो कौन सी मैम की मैं बात कर रहा हूँ. हम सभी आईपीसीसी में उन मैम की पर्टिकुलर बुक से पढ़ते हैं. तो गाइस होता क्या है, आईपीसीसी में काम चल जाता है, ठीक है. मैं एक्सेप्ट करता हूँ, खुद मैं भी पढ़ कर गया था मैम की बुक ही आईपीसीसी में, और मैं पास हो गया था, अच्छे मार्क्स भी आ गए थे, अराउंड 56-57. तो ठीक है, आईपीसीसी में चल जाता है, एक हद तक चल जाता है काम गाइस. उसमें भी मतलब एफर्ट करने पड़ते हैं, कुछ पीएम वगैरह साथ में देखना पड़ता है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, आईपीसीसी लेवल पर चल जाता है. वो जो समरीज मैम बनाती हैं इतनी पेज की होती है गाइस, इतनी पेज इतना होता है वो. तो लेकिन सीए फाइनल स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ गाइस कि ट्रस्ट मी गाइस, अगर अब मैं किसी बुक की यहाँ पर किसी की वो नहीं कर रहा, किसी का प्रमोट नहीं कर रहा, किसी को डिसप्रमोट नहीं कर रहा, बट ट्रस्ट मी गाइस, आप जो है उस समराइज्ड उसको कंफर्ट जोन से बाहर आएँ. और जो ये नोट्स मैं यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा हूँ ये पूरे डिटेल्ड नोट्स हैं, जो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स में कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, ये पूरे वही क्वेश्चन हैं गाइस. सो कंफर्ट जोन में गाइस आज नहीं तो आपको कल आना ही पड़ेगा बाहर. उस बुक से आपको बाहर कहीं ना कहीं आना ही पड़ेगा गाइस. बुक के बाहर वो बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो अभी तक हमने देखी नहीं है. तो सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए वो दुनिया देखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ठीक है गाइस, मेरे को लगता आप मेरी एडवाइस मानेंगे और इससे आपको बेनिफिट भी होगा. तो कंटिन्यू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is audit engagement terms. हालांकि गाइस आप देख रहे होंगे कहीं कहीं जगह पे मैं जो निमोनिक्स हैं वो वही वाले निमोनिक्स यूज़ करूँगा जो आप आईपीसीसी की बुक में पढ़ते थे. तो वहाँ से आपको ये हेल्प हो जाएगी. निमोनिक्स मैं वहाँ से कवर कर रहा हूँ और जो कंटेंट होगा वो मेरा डिटेल्ड है. तो आपको बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है गाइस. जो ये कॉम्बिनेशन बनाने में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था, बट अब एक रेडी है आपके लिए, रेडीमेड मटेरियल आपके लिए तैयार है और आपको कुछ भी नहीं करना. लिंक में आपको ये पूरे नोट्स भी मिल रहे हैं और सब चीज़ गाइस पूरा सपोर्ट है. बस आपको सिर्फ फोकस करना है, स्टडी करना है. और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें. अगर कहीं आपको डाउट आता है उसके लिए बताएं, बट प्लीज़ गाइस सपोर्ट करें. तो देखते हैं गाइस ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स. इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा, इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट. सेकंड पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड मैनेजमेंट. Third point is expected form and content
in which audit report to be issued. Fourth point is identification of FRF. Fifth point is scope of audit. Sixth point is if any law or regulations already prescribed the terms, then no need. It's an important point, guys. If any law or regulations already prescribe the terms, then no need for separate written terms, except that management acknowledge the same. तो ये पढ़ा हमने गाइस सेकंड क्वेश्चन, ये हमारा कवर हुआ. अब उसके बाद एक थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, limitations imposed by management before acceptance audit or after acceptance. तो देखते हैं गाइस, अगर लिमिटेशन मैनेजमेंट लगाती है बिफोर, हमने ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करी, उससे पहले ही लगाती है, limitations imposed such that the auditor believe that limitations results in the auditor disclaiming an opinion on financial statement. On financial statement. The auditor shall not accept such a limited engagement. तो ये बिफोर एक्सेप्टेंस से अगर लिमिटेशन लगाती है मैनेजमेंट तो ऐसे होता है. अब आफ्टर एक्सेप्टेंस वाला नेक्स्ट पेज पर देखते हैं. Limitations imposed after acceptance auditor
should assess the reasonableness of the changes or limitations imposed in our original audit engagement. In our original audit engagement, if yes, if no. If yes, then enter the new changes or terms in the engagement letter. If no, and management not permit the auditor to continue with original terms, withdraw and report to management. ठीक है guys, now the last question of the chapter. Recurring audit. This question is guys for IPCCians. I am telling you that do not focus on these particular questions. Just go through it, but do not need to mug up this write up which I am going to write here. So just but I my advice is to just go through once. तो देखते हैं. Recurring audit. When there is need to change the terms of engagement. Recurring audit means when the same auditor conducts the audit for more than 1 year. ठीक है guys, then need for changes in original terms of engagement requires, first point, when there is change in composition of management of entity. Second point is change in FRF. Third point is, first point is change in composition of management. Second point is change in FRF. Third point is
change in ownership. Fourth point is change in organizational structure. Change in organizational structure. Fifth point is change in legal or regulatory requirements. The last point is change in other reporting requirements. So guys, this portion, particularly this portion, IPCCians, my friends, you don't have to mug up these points. Just go through it once. There are less chances of this particular answer to be asked in your exam paper, but for CA final students it is important. तो एक बार देखते हैं गाइस, गो थ्रू करते हैं एक बार. तो फर्स्ट पॉइंट में गाइस हमने देखा था कि प्री कंडीशंस मतलब ये सेकेंड auditor, he is an auditor, and this is XYZ company. Now the auditor wants to, ये XYZ का बंदा जो है इसके पास आता है, ध्यान से देखते जाएंगे गाइस, पूरा क्लियर होगा आपका इससे. ये ऑडिटर के पास पहुंचता है और बोलता है प्लीज़ बी द ऑडिटर ऑफ आवर कंपनी. उसको बोलता है कि आप हमारे ऑडिटर बन जाइए. तो अब ये ऑडिटर क्या बोलता है, XYZ बोलता भी नहीं है, अभी कुछ प्री कंडीशंस देखता है वो अपनी कि हाँ मेरे को इस पर्टिकुलर XYZ का ऑडिटर बनना है या नहीं है. तो गाइस इनिशियल स्टेज है ये दिस इज़ अवर इनिशियल स्टेज 1 भी बोल सकते हैं इसको. तो यहाँ पर वो देखेगा कि हाँ मेरे को करना है या नहीं है. वो खुद से अभी सिर्फ एंटिटी इसके पास आई है कि आप मेरा प्लीज़ ऑडिट कर दीजिए. अभी वो खुद देखेगा कि उसको करना है या नहीं करना. अभी एंटिटी से कोई बात नहीं करेगा. अब वो यहाँ पर बैठा सोच रहा है. तो सोचते टाइम वो क्या करेगा गाइस, सोचते टाइम वो ये प्री कंडीशंस दिमाग में लेकर आएगा. प्री कंडीशंस सबसे पहले क्या होगी कि वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज़ एक्सेप्टेबल. कि जैसे मान लो वो लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी में जोन से भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंड एस लगते हैं, क्या वो पर्टिकुलर कंपनी वो इंड एस फॉलो करती है या IFRS फॉलो करती है या नहीं करती. IFRS तो अभी शायद किसी भी कंपनी में नहीं लगते, बट इंड एस के लिए लिमिट्स हैं कुछ. तो उस क्राइटेरिया को देख के वो पता लगाएगा कि जो एंटिटी है, इस पर्टिकुलर एंटिटी ये लिमिट क्रॉस कर रही है, तो क्या ये एंटिटी इंड एस लगा रही है या अभी भी AS ही लगाई जा रही है. तो पहला पॉइंट ये हो गया, आप इसको इंड AS से याद रख सकते हैं. सेकंड पॉइंट इज एग्रीमेंट लेगी, उससे ऑब्टेन एन एग्रीमेंट. यहाँ पर गाइस वो जाएगा फिर उसके पास XYZ कंपनी के पास कि वी आर एक्सपेक्टिंग अ एग्रीमेंट फ्रॉम योर साइड विद रिस्पेक्ट टू दैट यू हैव द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन of the financial statements. Second point is that necessary internal controls have been exercised in your जो नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो आपकी एंटिटी में अच्छे से लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हमें कोई डाउट ना रहे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हैं वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स बने. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ टू
to provide the auditor access to all information required for audit work, additional information or unrestricted access to any person within an entity for inquiry purposes. तो गाइस ये है, इसका आप एक शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं. शॉर्ट फॉर्म इज एपिक. ए से क्या होगा गाइस? ए से एग्रीमेंट, पी से क्या होगा? प्रिपरेशन, आई से क्या होगा? इंटरनल कंट्रोल, सी से क्या होगा? इसको हम कोऑपरेशन लिख लेते हैं बस. ये एज ए कोऑपरेशन ये है कि आप जो ऑडिटर है वो एंटिटी से कह रहा है कि आप मेरे को ये सारी चीज़ें दोगे, तो ये इसका शॉर्टकट भी बन जाता है यहाँ पर. ठीक है गाइस, ये आपके लिए निमोनिक भी बन जाता है, एपिक. तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग भी ख़त्म होती है. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था गाइस कि अभी हमने प्री कंडीशन तो देख लिए हैं कि हाँ सब उस जगह पर सही है. अब हम जो एंगेजमेंट लेटर तैयार कर रहे हैं गाइस, आपको पता ही होगा गाइस, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले हमारे बीच ऑडिटर के बीच और XYZ कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है. दैट एग्रीमेंट टू बी नोन एज एंगेजमेंट लेटर. इस जो यहाँ पर ये बनेगा इसको हम बोलते हैं एंगेजमेंट लेटर. तो वो उस एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो उसके लिए ये है. तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, इसके लिए भी एक निमोनिक है, वो लिख लेते हैं. F लिमिटेड ORS ले लो. ठीक है, तो गाइस F से क्या होगा? FRF. F से हमारा FRF आ जाएगा. O से क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव. R से क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, S से क्या होगा? स्कोप. फिर हमारा L से क्या होगा? लॉ. ठीक है, तो मार्क कर लेते हैं यहाँ पे. और F से क्या होगा? फॉर्म एंड कंटेंट. तो F से फॉर्म एंड कंटेंट, O से ऑब्जेक्टिव, R से रिस्पॉन्सिबिलिटी, S से स्कोप, L से लॉ. ठीक है गाइस, तो ये हमने निमोनिक भी कर लिए और कंटेंट भी अपना अच्छा मेंटेन करा. ठीक है, दोनों चीज़ हमारी यहाँ से हो रही हैं, हमारे को लर्न भी हो रहा है और कंटेंट भी अच्छा हम कर रहे हैं. फिर बात कहता है कि अगर लिमिटेशन लगा दी मैनेजमेंट ने, अगर ऑडिट ख़त्म होने से, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ही लगाई हैं, और वो जो लिमिटेशंस लगाई हैं वो ऐसी हैं कि ऑडिटर को लगता है कि उसको डिस्क्लेमर देना पड़ जाएगा. गाइस यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो ओपिनियन कितने तरह के होते हैं गाइस, 3 तरह के होते हैं, या तो क्वालिफाइड, एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर. तो डिस्क्लेमर में गाइस हम ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे ओपिनियंस. तो डिस्क्लेमर में क्या होता है गाइस कि ऑडिटर कहता है कि मेरे को ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिले तो मैं कोई भी डिसीजन नहीं दे सकता. ना तो वो हाँ बोलता है ना बोलता है. ना तो वो ये कहता है कि ऑडिट स्टेटमेंट ठीक हैं, ना वो ये कहता है कि ऑडिट स्टेटमेंट ख़राब हैं. वो कहता है कि हम ऑडिट ही नहीं कर पाए, हमें ऑडिट एविडेंसेस ही नहीं मिले तो हम ऑडिट ही नहीं कर पाए. सो वी आर नॉट गिविंग any opinion that because we are unable to conduct audit because of the lack of the audit evidences. तो ये उसके लिए गाइस फर्स्ट पॉइंट है. अगर आफ्टर एक्सेप्टेंस होता है, लिमिटेशंस इम्पोज्ड आफ्टर एक्सेप्टेंस, तो अगर वो जो चेंजेस हुए हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, रीज़नेबल हैं, जस्टिफिएबल हैं, तो उसको नए जो चेंजेस हुए हैं वो एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड कर लेने हैं.
बस यही है। अगर नहीं होता तो मैनेजमेंट, और नहीं होता रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट को कि आप ओरिजिनल पे चलने दो, जो ओरिजिनल हमारा एंटर हुआ था टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर मैनेजमेंट नहीं मानती तो विड्रॉ करेंगे और रिपोर्ट कर देंगे मैनेजमेंट को। नाउ द आवर लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, रिकरिंग ऑडिट। तो रिकरिंग ऑडिट में गाइस हमने क्या देखा था कि अगर वो सेम ऑडिटर एक से ज़्यादा साल की ऑडिट किसी भी पर्टिकुलर क्लाइंट की कर रहा है तो इट मीन्स बाय रिकरिंग ऑडिट। रिकरिंग मतलब बार 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 बार, तो इट्स कॉल्ड रिकरिंग। तो रिकरिंग ऑडिट में गाइस उसने पूछा है कि कब हमारे को टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पर्टिकुलर केसेस कुछ हमने नोट डाउन करे हैं कि जब कंपनी में चेंज इन जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वही चेंज हो जाए। पहले किसी कंपनी में एएस लगते थे, अब इंड एस लगने स्टार्ट हो जाएं। इसमें भी आप इंड एस वाला एग्जाम्पल ज़रूर याद रखेंगे दिमाग में। एग्जाम्पल है ये इंड एस कि आप पहले एएस लगते थे, आप इंड एस लगने स्टार्ट हो गए, तो कुछ एंगेजमेंट में चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, क्या चेंजेस हो सकते हैं कि अब हम जो ऑडिट स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट करेंगे फॉर आवर रिव्यू पर्पसेस, फॉर मेकिंग ए कमेंट और फॉर गिविंग एन ओपिनियन ऑन द पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड एज पर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ठीक है गाइस, ये हो गया। फिर यह चेंज इन ओनरशिप, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर, जैसे अभी हमने उसमें टाटा कंपनी में देखा था, जो क्या नाम था उनका, जो चेयरमैन थे टाटा ग्रुप के, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो गाइस अभी कुछ हुआ था ना, बीच में कुछ पंगा हुआ था, अभी मेरे को नाम नहीं उनका याद आ रहा। ठीक है गाइस, आपको पता होगा गाइस, अभी वो चेयरमैन जो है उनका टाटा ग्रुप का चेंज हुआ है। तो चेयरमैन जैसे कोई ओनरशिप में कुछ चेंज होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में चेंज होता है, तब उस टाइम पे हम अपनी जो टर्म्स में है वहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। बिकॉज नया बंदा है, नए बंदा वो क्या बोलता है, उसको कैसा अच्छा लगता है, उसके हिसाब से हम एंटर करेंगे। 5th पॉइंट इज़ लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। अगर कोई लॉ ही चेंज हो जाता है, जैसे कंपनीज एक्ट 1956 की जगह कंपनीज एक्ट 2013 आ जाता है, तो उस केस में चेंज हो जाएगा। या फिर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, गाइस आपको पता ही होगा अभी ऐसे 705, 706 और 700 चेंज होने वाले हैं, लेकिन अभी चेंज हुए नहीं है। मे बी मई 18 से ये चेंज होंगे। तो इस केस में ये सारे रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो इस केस में ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे फिट हो जाता है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ऐसे 210 कंप्लीट होता है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके निमोनिक्स भी मैंने आपको दे दिए और कंटेंट भी आपको अच्छा दिया है। तो गाइस देखते रहिए। अभी 3 ऐसे कवर कर लिए हैं हमने अपनी वीडियोस में, आगे और भी कंटिन्यू करेंगे। सो शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। So if you liking our videos, then please do share with your friends so that everyone can get benefit from these videos. Our only motive is, guys, हमारा एक ही मोटिव है कि हर वो स्टूडेंट्स जो क्लासेस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता है, जिसको कुछ रिवीजन, जो क्लासेस ले चुका है उसको कुछ रिवीजन करने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो एकदम से अपना जो है रिफ्रेश कर सके और विदाउट वेस्टिंग एनी मनी। द ओनली मोटिव इज़ दिस। So please guys do share as more as possible. तो ठीक है guys, मिलते हैं अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।